जय हिंद दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे सेट नंबर 2 करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा कि मैं टोटल आप कुल मिला के यहाँ पे 50 सेट कराऊंगा। तो ये 50 सेट जो भाई कर लेगा, यानी ये 50 सेट न मान के आप ये मान के चलिएगा कि आपको मैं 2500 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ ना। अगर आप ये 2500 क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व कर लेते ना, यकीन मान चलना कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि होता है क्या, जब भी आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर लगता है सारे क्वेश्चन एक एआरओ जेडारो का दूसरे एआरओ जेडारो में जाता है, या रिलेशन भर्ती का एआरओ जेडारो में पूछा जाता है। तो मैं सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन वहां पे नोट करते चलेगा। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ भी रहेगा मैं अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराता चलूंगा। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो एनए वाला नाम से एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आप बिल्कुल वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है इसमें क्या दिया जा रहा है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया गया 3:2 का अनुपात है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाए 3:4 का अनुपात है। तो ये बताइए कि उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या निकाले थे, जो शंकु होता है उसका आयतन क्या होता है, तो उसका हमें सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए। तो शंकु बराबर क्या होता है, आयतन क्या होता है, वो बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, शंकु का आयतन हमारा ये हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया दो शंकुओं के आयतन, ये शंकु दो है तो एक को हम मान लेते हैं V1, एक शंकु को क्या मान लेते हैं V1 और दूसरे शंकु को मान लेते हैं V2। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पे H1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर और यहाँ पे मान लेते हैं H1। अब इनका अनुपात यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जो ये H1 और ये दिया गया H2, यानी जो ये H1 और H2 दिया गया इनका मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 3x, इसको मान लेते हैं ये 2x हो गया और ये हम मान लेते हैं 3x हो गया, ये हमारा 4x हो गया। क्योंकि ये दोनों अनुपात दिए जा रहे हैं इनको हम मान लो x वहां पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो V1/V2 कितना दिया जा रहा है, V1 यानी दो संख्याओं को आयतन का अनुपात, जहाँ पे V1 है वहां पे कितना रख देंगे, हम रख देते हैं यहाँ पे 3x रख देते हैं। और जहाँ पे ये V2 है, क्योंकि दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2x लिख देते हैं। और बराबर क्या होगा 1/3, इधर क्या था पाई और इधर R1 का मान पहली त्रिज्या है, पहली त्रिज्या क्या दी जा रही है, वो 3 दी जा रही है। तो इसे हम मान लेते हैं 3x हो जाएगा और H1 तो हमें निकालना ही है। और बटे क्या कर देंगे, सेम ऐसे ही लिख देंगे 1/3 पाई और इसमें जो R2 का मान कितना दिया गया, वो दिया गया 4x, इसको हम लिख देते हैं 4x, यहाँ पे लिख दिया। और H2 क्या होगा, H2 यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू हमारी कट रही सारी वैल्यू काट देंगे, यानी कि 1/3 पाई से 1/3 पाई हमारा ये कट जाएगा। और ये जो x दिए जा रहे हैं इन x से हमारे x भी सारे आपके वहां पे कट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, इधर बचा हुआ है 3/2 बचा हुआ है और इधर कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, इधर हो गया आपका 3h1 हो गया और इधर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे बच रहा है हमारा 4h2, यहाँ कितना बच रहा है 4h2 बच रहा है। अब यहाँ पे जो H1 H2 दिए जा रहे हैं इनको हम यहाँ पे रोक लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी इधर हम ले आते हैं। तो यहाँ पे H1 और ये बटे H2, H1/H2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इधर 3/2 लिखा हुआ है और इनटू कितना हो जाएगा, ये संख्या इधर आएंगे पलट जाएंगी तो इधर हो जाएगा 4/3। जो वैल्यू कट रही काट देते, 2 से 2 काटेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया और इधर कितना हो गया 3 गुणे 2 ऊपर करेंगे और नीचे कितना 3 हो गया, नहीं ये 3 से 3 भी हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे कितना H1 H2 का अनुपात कितना आ गया 2:1, यानी कितना आ गया 2:1, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये सूत्र होते हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। और जो मैं अपनी क्लासे अपनी एप्लीकेशन में वहां पे करा रहा हूँ, वहां मैं सारे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप वो सारे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन में अपने चल रहे हैं सारे नोट करते चलना। एप्लीकेशन से जो अपना बैच वहां पे लॉन्च हुआ है,
अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा। बस वहां पे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे आप नोट करते चलना, और वो अपना गारंटी बैच भी है, यानी कि वहां से अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर, वहां पे मैंने ये बता रखा है कि 45 प्लस क्वेश्चन मैं बता के रखा हूं कि वहां से आपको देखने को मिलेंगे। अगर 45 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे आप जब भी पेपर देने जाते हैं नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो जो अपना बैच है 299 का, वो सारे पैसे आपके टोटल वहां पर रिफंड करे जाएंगे। लेकिन बस एक ही शर्त रहेगी वहां की, कि वहां पे जितने क्वेश्चन आपके कराए जाए सारे आपके नोट होने चाहिए वहां पे। और मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां से बिल्कुल आपको नजर आ जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मैथ का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दी जा रही है 5632, और यदि इसके आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास क्या दिया गया 16 मीटर, तो उसकी गहराई ज्ञात करें, उसकी गहराई ज्ञात करें। दिया क्या गया है, क्षमता कितनी दी गई 5632 मीटर क्यूब दी गई है। और ये क्षमता होती क्या, क्षमता क्या होती है, आपका आयतन ही आपका क्षमता वहां पे होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। और दोस्तों कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना आयतन वाले आते हैं, उसको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक से आप सीधा सीधा भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, जैसे जिसमें भी आपका आयतन होता है, पाई का मान दिया होता है, उसमें क्या होता है हमारा 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो अगर आप जब भी पेपर वहां पे देने जाते हैं, अगर आपके पास टाइम वहां पे कम बचता है, आप ये चाहते हैं कि भाई हमारा आंसर भी हम टिक भी लगाए और वो आंसर हमारा 7 भी सही भी हो, तो ये मान चलो दोस्तों अगर जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन को चेक करना है क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। जो भी ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड होगा ज्यादा चांस आपके वही रहते हैं, वही आपका राइट आंसर होगा। यानी ये मान के चलना कि 90% चांस आपके वही हो जाते हैं, यानी पूरा क्वेश्चन भी आपको वहां पे सोल्व नहीं करना होता है, सीधा 7 से चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन आपका कटेगा वो हमारा राइट आंसर वहां पे हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें दिया गया एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी 5632, तो जहां पे ये आयतन दिया गया वहां क्या रख देंगे, वहां रख देंगे 5632, हम यहाँ मान रख देंगे। बराबर क्या होगा, पाई का मान कितना होता है, वो होता है 22/7 होता है। और आर का मान दिया जा रहा नहीं दिया, देखो व्यास क्या हो, व्यास जैसे ये क्या दिया गया बेलन, बेलन हमारा कैसा बनता है, ये हमारा क्या हो जाता है बेलन होता है, ये क्या होता है हमारा बेलन होता है। और बेलन में यहाँ पे दिया गया व्यास, ये व्यास कितना दिया गया 16, ये टोटल कितना दिया गया 16। अब ये बताओ अगर व्यास 16 है हमारा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो ये टोटल अगर जो व्यास 16 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 हमारी, ये त्रिज्या आपकी हो जाती है। तो त्रिज्या कितनी दी जा रही वो हो जाएगी हमारी 8। यहाँ पे दिया गया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्ग कितना होता है वो हमारा हो जाता है 64, कितना होता है 64 हो जाता है। और यहाँ पूछा गया उसकी गहराई पूछे, ऊंचाई पूछे, बात वही होती है। तो हमसे h का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसी h का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस h को हम रोक लेते हैं और सारी संख्या इधर भेज देते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हमारा हो जाएगा 5632, ये दिया गया है। और इधर कितना हो जाएगा इनटू में कितना हो जाएगा, ये 7 हमारा ऊपर आ जाएगा और ये 22 और जो 64 है ये नीचे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हमारा हो जाएगा। अब इनको वैल्यू काट देंगे, वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम 11 से काटते हैं, तो 11 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो गया, इसे 11 से काटा है 11 5 55 हो गया, यहाँ 13 हुआ, 11 1 के 11, 11 दूना 22 हो गया। और फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर देते, कितनी बार जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 2 छाक 12, 2 दूना 4 हो गया, तो पंचे 10 2 छाक 12 हो गया। अब इसे काटते हैं, 4 से काट के देखते हैं, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 के 4, यहाँ पे 24 6 चौक 24, इसे 4 से काटो 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 16 से काटो 16 चौक 64 हो जाएगा। अब ये 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28। इसका राइट आंसर कितना आ गया 28 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पेपर में टाइम कम बचता है तो जो मैंने ट्रिक अभी बताई है ट्रिक भी फॉलो करिएगा, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 90% पूरे चांस रहेंगे आपका आंसर जो राइट होगा। और यहाँ पे 10% इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि हो सकता है यहाँ पे 32 का कोई वैल्यू और आपकी दी जाए,
यानी हो सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा 49 हो जाता है। अगर 49 हो जाता है यहाँ पे हमें ये लगता है 7 से तुम्हारा ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो वहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। लेकिन ज्यादा चांस यही रहता है जो भी ऑप्शन वहां पे आपके दिए जाते हैं तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 7 से वहां पे आपका डिवाइड होगा। जो भी ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड होता है और एक ऑप्शन दिया है, आप सीधा वही टिक कर देना, वही आपका राइट आंसर भी वहां पे हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि ए अनुपात बी का मान दिया गया 5:6 और बी अनुपात सी का मान दिया गया 6:7 है, तो ये बताओ कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जब भी आते हैं सिंपल सा आपको लिख लेना है कि यहाँ पे ए हो गया, ये हमारा बी अनुपात हो गया, ये सी हो गया, ऐसे आपको लिख लेने। अगर यहाँ पे कोई डी का मान दिया जाता है हम डी का मान भी आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो मान दिए गए सारे मान रखते हैं, यानी ए अनुपात बी कितना दिया गया, ये दिया गया हमारा 5:6 दिया गया है। और आगे कितना है बी अनुपात सी, यानी बी के नीचे फिर लिखेंगे बी कितना है, ये हमारा है 6:7। दूसरे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी के मान है ये दोनों मान हमारे क्या दे दिए गए, सेम दे दिए गए। अगर ये बी के मान सेम ना होते तो इन्हें हम पहले सेम करते, और सेम कैसे निकलते वो एलसीएम लेके। आगे कोई क्वेश्चन आएगा मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर ये अलग अलग मान आते तो हम उन्हें कैसे सेम करते, वो भी हम आपको आगे सिखाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, ये दोनों मान हमारे अगर बराबर हो जाता है, एक नीचे सिंपल सा 5 लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 6, इधर कितना लिखा है, इधर लिख देंगे सिंपल सा 7। अब जो मान दिए जा रहे हैं सारे मान रख देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जैसे a प्लस बी दिया गया है तो इन दोनों को जैसे ऐड करें कितना आता है, ये होता है 5 6 11। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 11 हो जाता है। और b प्लस सी, अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों को b प्लस सी को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, यानी 6 + 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 13। ये कितना हो गया हमारा 13 हो जाता है। और c प्लस ए, और जब ये c हो गया और ये a हो गया, इन दोनों का ऐड करते हैं ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 12। ये कितना हो गया, ये हो गया 12। अब यही ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में हमें सारे दिखाई पड़ रहे हैं, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पर लखनऊ जेडारो में भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार वहां पे रिपीट होते, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। एग्जाम तक मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, कोई क्वेश्चन यहाँ बाहर नहीं जाए, बस मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना तैयार करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट यानी छूट दे रहा है। तो ये बताइए उसका हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आता है सीधा सीधा हम लिख लेते हैं, हमेशा लिखा जाता है सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया एमपी। ये सीपी क्या होता है, हमारा कास्ट प्राइस होता है, जिस मान लो जिस रुपए में हम कोई वस्तु खरीदते हैं। और ये क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ये एमआरपी होता है जो उसमें प्रिंट रेट आपका होता है। तो हमेशा सीपी को आप यहाँ पे 100 मान के चलेंगे वहां पे। और इसके बाद कह रहे हैं एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य कौन सा होता है, अंकित मूल्य हमारा एमआरपी होती है, वो हमारा अंकित मूल्य आपका वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य हमारा 100 दिया गया है और 15% अधिक हम अंकित करते हैं, कितना अंकित कर देंगे, उसमें हम अंकित करेंगे 115 रुपए हम उसमें अंकित कर देंगे। और इसमें दिया गया फिर भी वह उस पर 20% की छूट, हमेशा जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है, छूट किस पे होता है, जो हमारा एमआरपी रेट होता है, जो प्रिंट रेट होता है, जब कोई सामान लेने जाते हैं उसमें देखा होगा एमआरपी रेट लिखी जाती है, उसी पे हमेशा आपका डिस्काउंट भी वहां पे दिया जाता है। तो एमआरपी कितने दी जा रही, एमआरपी हमारी दी गई 115। 115 में जब आप 15% का छूट यानी कितना करेंगे और 20% छूट करेंगे, यानी 115 जो हमारी एमआरपी है उसमें हम कितना छूट करेंगे, 20% की छूट करेंगे। और 20% होता क्या है, 20% होता है 20 बटे हम 100 भी इसे लिख सकते हैं, तो 20 से काटेंगे कितना आ गया, ये हो गया 1/5। कितना हो गया 1/5। यानी कि अगर 5 रुपए की सामान थी, 1 रुपए हमने उसमें छूट दे दी, यानी 5 रुपए की हमारी सामान थी, उसमें अगर हम 1 रुपए की छूट कर दें कितने रुपए बचेंगे, 4 रुपए बचेंगे। यानी कि इस 115 का हम निकाल लेंगे 4/5, क्योंकि 5 की सामान थी, 1 रुपए हमने दे दिया उसमें डिस्काउंट।
तो कितना बचा 4/5 निकालो, 5 से काटो कितना हुआ, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, और 4 से इसे जब हम गुणा कर देंगे 23 गुणे हम जब इसे 4 करेंगे कितना आ जाएगा, ये होगा 4 3 12 2 हासिल है 1, 4 दूनी 8 1 9। और यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो रेट आता है वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी जिस रेट पे हमने कोई वस्तु वहां पे बेची है। तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस, ये निकल के आ गया 92। अब पूछा गया है कि उसका प्रतिशत हानि क्या होगा, ये हमें बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर कितना हो जाएगा, नीचे हमेशा याद रखना क्या लिखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया 100, क्रय मूल्य कितना है 100, और ऊपर कितनी रुपए की हमें हानि हुई, यानी कि 100 रुपए की सामान थी, हमने बेची कितनी 92 की बेची है, तो कितने रुपए की हानि हुई, हमें हुआ 8 रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पे ऊपर कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे, और गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, ये 100 से ये 100 कट गया, बचा कितना, जो 8 बचेगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल 8% का हमारा वहां पे लॉस आपका ये हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता 5 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति के भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, तो व्यक्ति के भार में कितनी प्रतिशत कमी हुई है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, यानी कि कोई व्यक्ति था, उसका भार अभी कितना है 80 केजी है, और वो घट के कितना हो गया 64 केजी आपका घट के हो गया, तो कितने ही प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कितना कम हो रहा है, यहाँ पे ऐसे आपका कम हो रहा है 16, कितना कम हो रहा है, ये कम हो रहा है हमारा 16। अगर प्रतिशत कमी पूछा जाता है कितना प्रतिशत कमी है, नीचे क्या लिखते हैं, पहले भार क्या था हमारा, और फिर लिखते हैं कितनी हमारी कमी हो गई है, और गुणे क्या कर देंगे 100, गुणे क्या कर देंगे 100। इस जीरो से ये जीरो हमारा कट गया, 8 से काटेंगे 8 गुना 16 हो जाएगा, और 10, ये 10 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 यहाँ पे हो जाता है। यानी टोटल कमी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20% की हमारी कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद हमारे क्या होंगे, बायोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा नर्सिंग का पेपर होता है बायोलॉजी के भी आपके वहां 15 क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, इसमें जो सर क्वेश्चन कराएंगे वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों कराएंगे, क्योंकि आर्मी नर्सिंग का जब भी पेपर लगता है तो वहां पेपर देने के लिए थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश वहां पे आनी चाहिए। तो जो इंग्लिश वाले वर्ड है थोड़ा लिखते चलिए, कभी आपके वो हैबिट में आ जाए, और जब आप पेपर देने जाए वहां पे कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को ना मिले। आगे सर जो क्वेश्चन कराते हैं और जो इसके पॉइंट नोट कराते चलेंगे, वो सारे पॉइंट आप नोट करते चलना, यकीन मान चलना, ये सारे जो पॉइंट भी आपके नोट कराएंगे ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न की ही वहां पे होने वाले हैं। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। आइए सर कराइए क्लास आके, आ जाइए सर। तो आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा वो आप नोट करते रहिएगा, वो भी इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं अपने आने जो आपका एग्जाम होगा उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द डाइट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका आंसर है क्या, आयोडीन। आयोडीन जो है, आयोडीन की अगर कंजप्शन हम लोग सही से करेंगे तो क्या होगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी क्या, थायराइड ग्लैंड की। और अगर इसका कंजप्शन कम है, अगर कम करते हैं तो क्या होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है वो क्या होगी, फूल जाएगी, और थायराइड ग्लैंड फूल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब कि घेंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पेनिसिलिन है वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन जो है वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कवक। कवक यानी कि फंगी। और फंगी जो है
तो ये जो पेनिसिलिन है वो फंगस से प्राप्त होगा। और पेनिसिलिन जो किससे मिलता किससे है, मतलब पेनिसिलिन जो है वो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और फंगस की स्टडी ऑफ फंगस, फंगस क्या होती है? माइकोलॉजी। और सेल की स्टडी क्या कहते हैं? सेल की स्टडी साइटोलॉजी। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? एल्गी की स्टडी क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है। और जो ये हो गया। और ईटेबल फंगस कौन सा है? जो फंगस है ना, ईटेबल फंगस कौन सा है? ईटेबल फंगस है मशरूम, ठीक है। तो ईटेबल फंगस क्या है? मशरूम। और जो वायरस है, वायरस क्या है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और लिविंग के बीच का कनेक्शन कौन है? वायरस, ठीक है। वायरस क्योंकि क्या होता है कि जब बाहर होता है वायरस तो क्या होता है? नॉन लिविंग की तरह काम करता है, और जैसी बॉडी के अंदर आएगा तो वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा, मतलब कि लिविंग की तरह। और वायरस की खोज किसने की थी? आइवेनोवस्की ने, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ। जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो किण्वन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप हमें नेट लाभ क्या होता है? तो हम लोगों को नेट लाभ होता है 2 ATP के बराबर। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। और सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्डन एंड स्वान ने, ठीक है। और जो ग्लाइकोलाइसिस है और जो किण्वन है, फर्मेंटेशन क्या है? एक एरोबिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है। और क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। फर्मेंटेशन क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, मतलब कि C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, वेयर डज द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम शो इनिशियल मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मॉस्किटो बाइट इन अवर बॉडी। मतलब कि मलेरिया परजीवी जब मच्छर अपने शरीर में काटता है तो मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम वो सबसे पहले कहां पे गुणन दर्शाता है? तो इसका आंसर है क्या? लिवर में जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ब्लड है, जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम किसने दिया था? ब्लड सर्कुलेशन दिया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। और जो स्प्लीन है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र ग्रह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। और लिवर जो है, लिवर की स्टडी क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी, ठीक है। और लिवर में यूरिया का
निर्माण भी होता है, यूरिया निर्माण, ठीक है। और ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ठीक है। और लिवर में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, एक हेपरिन और एक फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, और ब्लड क्लॉटिंग में ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है हेपरिन प्रोटीन, कहां, बॉडी के अंदर, इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। मतलब कि निम्न में से कौन सा जो वो है, कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनियल रूप में रहते हैं। तो इसका आंसर है क्या, डी, वॉलवॉक्स। जो वॉलवॉक्स हैं वो क्या है, कॉलोनी में रहते हैं। और अमीबा जो है, अमीबा है, इससे क्या हो जाता है, डिसेंट्री, एक अमीबिक डिसेंट्री भी हो जाती है, मतलब कि पेचिश। वाई द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द कॉर्निया ट्रांसप्लांट इजी एंड यूज्ड मोर वाइडली। मतलब कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट इजी और सबसे ज्यादा अधिक व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि क्या होता है इसमें, कॉर्निया आसानी से उपलब्ध है नहीं, कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं जुड़ती हैं, कॉर्निया डजंट लिंक विद द ब्लड वेसल्स, ठीक है। मतलब कि कॉर्निया में जो है वो क्या है कि ब्लड वेसल्स नहीं होती, इस वजह से इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जो कॉर्निया है, जो आई है, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, अब इसके बारे में देखते हैं, क्या इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। और इसमें आई में दो प्रकार की एक ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी, लैक्राइमल ग्लैंड। इसका काम क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड का, जो टीयर ग्लैंड कहते हैं, टीयर, जिससे कि आंसू निकलते हैं, आंसू, ठीक है। और जो आई में एक कॉर्न सेल भी पाए जाते हैं, ठीक है। और एक लाइजोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, लाइजोजाइम। ये किसका काम करता है, एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक, ठीक है। और रेटिना पर इमेज बनती है उल्टी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। मतलब जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके लिए है, बीसीजी वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मतलब कि टीबी के लिए। टीबी के लिए वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कालमेट और ग्यूरिन। मतलब कि ये जो साइंटिस्ट ने ढूंढी थी, इस वजह से इसे बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। और जो टीबी है, टीबी के लिए एक डॉट्स परीक्षण होता है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस है, ये किसकी डिजीज है, लिवर की। और जो टीबी है, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और जो डॉट्स है, ये इसका टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Why does bleeding occur through the nose in high mountain region? मतलब कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि नाक से रक्तस्राव, नाक से ब्लड निकलने लगता है, क्यों? अब इसका कारण क्या है कि जब हम लोग जमीन पर रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो ज्यादा होता है, और पहाड़ों पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब, वो है कम हो जाता है। लेकिन जब हम लोग प्लेन में रहते हैं तो क्या होता है कि बॉडी का जो प्रेशर है, मतलब कि ब्लड का प्रेशर है जो, वो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए काम कर रहा था, और ऊपर जाके क्या हुआ कि बाहर का जो प्रेशर है, क्योंकि पहाड़ों पे गई तो बाहर का प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, मतलब वायुमंडलीय दाब कम हो गया। लेकिन बॉडी का जो प्रेशर है, बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है वो सेम रहा, तो उससे क्या हुआ कि ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है, गाल भी लाल हो जाते हैं क्योंकि सारा ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि लो प्रेशर बाहर है और बॉडी के अंदर हाई प्रेशर है, बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, नहीं। अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है, नहीं। ऊंचाई पर दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक होता है, नहीं। अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, और कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ये है आंसर डी। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन कैपिलरी इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर लो हो गया और इनसाइड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो हो जाएगा और नाक से ब्लड आ जाएगा। ऐसा ये देखा होगा क्या कि हम लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे दाल देर में पकती है, क्यों पकती है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल प्लेन में अगर हम लोग खाना बनाएंगे, या पानी का एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, पानी बॉयल हो जाएगा। लेकिन हम जब लोग ऊपर चले जाएंगे, कहां पे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये बॉइलिंग जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना किसका, वाटर का, तो ये घटके मान लो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कहां पे, ऊपर, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है तो जल्दी बॉइलिंग चालू हो जाएगी। लेकिन जो दाल का जो पकने का टाइम है वो तो उतना ही रहेगा ना, तो और टेम्परेचर इसका कम है, टेम्परेचर पहले 100 हो, फिर उसके बाद जितना टाइम यहाँ लगता है उतना वहां लगेगा, तो क्या होगा, इससे ज्यादा तो लग ही जाएगा। पहले तो ये 10 बढ़ेगा, फिर उसके बाद दाल गलेगी तो टाइम लग जाएगा ना ज्यादा, इसमें कम टाइम लग जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि पहाड़ों पे दाल देर में पकती है। ठीक है, और जो माउंटेन है, माउंटेन, स्टडी ऑफ माउंटेन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ माउंटेन, माउंटेन ओरोलॉजी। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट ए हेरिडेटरी डिजीज, इनमें से कौन सा जो है वो वंशानुगत रोग नहीं है, मतलब कि जो हेरिडिटी से नहीं मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया भी है, और हीमोफीलिया भी है। अनीमिया नहीं है, अनीमिया विटामिन की कमी से, मतलब कि खून की कमी को क्या कहते हैं, अनीमिया, क्या कहते हैं, अनीमिया। तो ये तीनों क्या है, ये हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें, ये मैक्सिमम जो वोमेन से ज्यादा मैन में होता है, वोमेन से ज्यादा मैन में होता है। ठीक, विच मेटल इज यूज्ड एज ए रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट इन द एक्सरे इमेजिंग, मतलब एक्सरे इमेजिंग में कौन सा एजेंट है जो यूज किया जाता है, क्योंकि अंदर जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो साफ है, तो इसमें यूज करते हैं क्या, बेरियम, बेरियम का यूज करते हैं क्लियर पिक्चर के लिए एक्सरे में। और एक्सरे की खोज किसने की थी, रोएंटजन ने, रोएंटजन। ठीक है, एक्सरे खोज किसने की थी, रोएंटजन ने। और सबसे लाइट मेटल कौन है, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, और थोरियम क्या है, थोरियम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, और ये कहां पे मिलता है, केरल में। केरल में कहां पे, मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल। और जो केरल में मिलता है
कहाँ पे, मोनाजाइट सैंड में। और यूरेनियम है, यूरेनियम का यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। यूरेनियम का क्या है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 92, ठीक है। और यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कहां मिलेगा यूरेनियम, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। इसकी क्या है कैपिटल, नुसांतरा या अस्ताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेब ऑफ द स्पाइडर इज मेड अप ऑफ, जो स्पाइडर का मैप है, जो मकड़ी का जो वो है वेब, वो किसका बना हुआ होता है, तो वो बना होता है किसका, वो बना होता है प्रोटीन का। इसका आंसर क्या होगा, बी, प्रोटीन का बना होगा। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मसल, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मसल, ठीक है। मतलब कि मसल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। और मसल्स कितनी है अपनी बॉडी में, 639, ठीक है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एसेंशियल पार्ट है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनता किससे है, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड की सिंथेसिस से, अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, अमीनो एसिड मिलेंगे तो बन जाएगा क्या, प्रोटीन, ठीक। और जो जुड़ते हैं अमीनो एसिड एक दूसरे में आपस, वो क्या होगा, एमाइड बॉन्ड से, एमाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक मोनोहाइड्रेट, एक मोनोसैकराइड, एक डाइसैकराइड, एक पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड, एक डाइसैकराइड और एक पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो मोनोसैकराइड जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज और सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकराइड है। सुक्रोज या कि टेबल शुगर, शुगर को क्या कहते हैं, डाइसैकराइड, शुगर या सुक्रोज, ठीक है। इसका फार्मूला है C12H22O11। और ये क्या है, C6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकराइड है, C6H12O6। अब इसके 2 यूनिट से, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है, शुगर, और डाई से डेका तक होता है डाइसैकराइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शुगर बताई दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस, जीका वायरस के लिए कौन सा जो मच्छर है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो जीका वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एडीज एजिप्टी मच्छर। यही मच्छर किसके लिए है, ये डेंगू के लिए, डेंगू के लिए कौन सा मच्छर है, यही। और डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, कम, ठीक है। एनोफ्लीज ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के, मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफ्लीज और मादा फीमेल एडीज एजिप्टी, दोनों फीमेल हैं, इससे होता है डेंगू, और एनोफ्लीज से होता है क्या, मलेरिया, ठीक है। और मलेरिया का पैरासाइट क्या था, पढ़ा था, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है किसका, इसका, मलेरिया का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्यूलेक्स से जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्क वॉर्म फीड ऑन, मतलब कि रेशम कीड़े क्या खाते हैं, रेशम कीड़े क्या खाते हैं, रेशम कीड़े खाते हैं मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स मतलब कि सहतूत की पत्ती, सहतूत की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, और सिल्क वॉर्म के कल्चर को क्या कहते हैं, सिल्क वर्म जो होते हैं रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस, मतलब बर्ड फ्लू है, जो बर्ड फ्लू है वो उसके वायरस, उसका वायरस कौन सा होता है, कारण नहीं होता है, उसका वायरस कौन सा होता है, उसका वायरस होता है H5N1। H5N1 वायरस क्या होगा, बर्ड फ्लू। ठीक है, और HIV जो है, HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो वायरस। ये किसका वायरस है, ये वायरस किसका है, एड्स का, एड्स का वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स के लिए टेस्ट कौन सा है, टेस्ट, इसके लिए टेस्ट कौन सा है, एलाइजा, एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ये है क्या, टेस्ट है। और एड्स डे, एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, तो वायरल डिजीज, HIV क्या है, वायरल डिजीज। इसमें होता क्या है, जो हमारे WBC है वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड विद, जो फ्लोराइड है ना ड्रिंकिंग वाटर में अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, पीने के पानी में फ्लोराइड किससे संबंधित है, क्या क्या हो जाएगा अगर पीने में फ्लोराइड अगर ज्यादा आ रही है तो क्या हो जाएगा, तो मोल्टिंग ऑफ द टीथ हो जाएंगे, डेंटल फ्लोरोसिस्ट और स्केलेटल फ्लोरोसिस्ट, मतलब कि ये तीनों चीजें हो जाएंगी। क्या होता है, फ्लोरीन के कंजप्शन से, ज्यादा कंजप्शन से क्या होगा कि डेंटल और स्केलेटल दोनों फ्लोरोसिस हो जाएंगी, मतलब कि क्या, दांत कमजोर हो जाएंगे और हड्डियां खोखली हो जाएंगी, स्केलेटल फ्लोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब कि जो पानी होता है ना, अपना जो पानी होता है उसको क्लीनिंग करने के लिए किसका, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन यूज करते हैं, किसके लिए, क्लीनिंग के लिए। और हाइबरनेशन क्या है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल है वो क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जैसे कि लिजार्ड है, ठीक है, स्नेक है, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, टर्टल है। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड है, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब कि क्या होता है कि छिपकलियां जो हैं वो क्या होता है, देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, वो अपने हाइबरनेशन मोड में चली जाती है, मतलब एक जगह बैठ जाएंगी, निकलेंगी नहीं कहीं। ठीक है, उसे हाइबरनेशन कहते हैं, जो सर्दियों में बैठ जाते हैं उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और इसका यूज क्या, फ्रीजिंग में होता है, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या है, C6H5COOH, ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड, इसका यूज प्रिजर्वेशन में किया जाता है,
प्रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप कौन सा है, ये सी, मतलब लाइमस्टोन या चूना पत्थर। ये क्या होता है, कैल्शियम। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज हम लोग सोडा बनाने में करते हैं ना किचन में, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और ये तुम्हारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which of the following element is present impurity to the maximum extent to pig iron। तो मतलब कि पिग आयरन में सबसे ज्यादा किसकी अशुद्धता पाई जाती है, तो उसमें अशुद्धता पाई जाती है किसकी, कार्बन की। कार्बन, कार्बन से एक चीज याद आई, क्या, कोल। जो कोल है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट, और ये कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और एक और होता है और पीट। 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन परसेंट, मैक्सिमम कार्बन परसेंट इसमें होगा, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और सबसे खराब क्वालिटी का ये होगा पीट। पीट क्या होगा, सबसे लो कार्बन परसेंट, ठीक, और लो कैलोरीफिक वैल्यू। फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का यूज होता है कहां, माचिस में, माचिस बनाने में किसका यूज होता है, रेड फॉस्फोरस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज द ट्रैंक्विलाइजर ड्रग। तो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग के रूप में निम्न में से किसका यूज किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर मतलब कि, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या होता है, ये औषधि होती है, मतलब कि मेडिसिन है। ट्रैंक्विलाइजर मतलब कि जो शांत करने वाली मेडिसिन, ठीक, जो ओवर थिंकिंग करता है या एंजाइटी है या जो भी है उसको शांत करने वाली ये ड्रग है। तो इसमें यूज किया जाता है कौन सा, वेलियम का। और औषधियां होती है जैसे कि एंटीपायरेटिक, पायरेटिक, इसका यूज होता है किसमें, फीवर में। फीवर अगर आ जाएगा तो क्या होगा, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक्स होती है, उनको कब दिया जाता है, जब पेन होता है तब दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोचिप में किसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप में यूज किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, और आयरन जो है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है माइक्रोचिप्स बनाने में, माइक्रोचिप्स बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और जो जिंक है, जिंक को आयरन के ऊपर प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि लोहे में जंग नहीं लगता है। और आयरन में जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग मतलब कि जंग लगता है, तो वो किसके कारण, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंट के कारण क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग होती है तो क्या होता है, वेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और आयरन जो है, आयरन की ओर क्या क्या है, हेमेटाइट, लेमेनाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, FeS2, या इसे क्या कहते हैं, झूठा सोना, फूल्स गोल्ड।
ठीक है। और कॉपर पायराइट इसकी ओर होती है, कॉपर पायराइट, ठीक है। और जो जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30, कॉपर का 29 और इसका आयरन का 26, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन, मतलब कि त्रिक बिंदु में पदार्थ सह अस्तित्व में रहता है। तो सह अस्तित्व में कौन कौन से पदार्थ, मतलब कि लिक्विड, सॉलिड, वेपर, मतलब कि तीनों फेज। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? ट्रिपल पॉइंट होता है कि जो लिक्विड, सॉलिड, जो वेपर है, वह पॉइंट जहां पे लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब कि तीनों आते हैं यूज में। ट्रिपल पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन सा जो है वो क्या नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं है? आयरन जो है वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो। और बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। which one among the following has the highest concentration in the atmosphere? एटमॉस्फेयर में निम्न में से किसका कंसंट्रेशन सबसे हाई है? वैसे तो नाइट्रोजन का हाई है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्गन का जो परसेंटेज है वो सबसे हाई है। इसका परसेंट कितना है? 0.93%। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 20.95%। उसके बाद किसका नंबर आता है? आर्गन 0.93%। बाकी रेस्ट में सारी गैस आ जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी। और मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस, दलदल वाली गैस कहते हैं मीथेन को, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, ये दोनों कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं बायोगैस में, ठीक है। और बायोगैस जो है वो क्या है? एन एरोबिक रिएक्शन है, एरोबिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये प्रोडक्ट है किसका? कैल्शियम का प्रोडक्ट है। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और एक जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस H2O, ठीक है। और जिप्सम का यूज कहां पे होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में। क्यों होता है? जिप्सम का काम क्या है? जिप्सम का काम है जो सेटिंग रिएक्शन है सीमेंट की, सेटिंग रिएक्शन, उसका क्या है? उसे कम करना। और जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाना, टाइम है उसको इंक्रीज करना। जिप्सम का ये काम है, ठीक है। और जो सोडियम है, सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। और ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको क्या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है, ठीक है। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक 13 है
और मैग्नीशियम का 12 है और कैल्शियम का 20 है। कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन कौन सी है? विटामिन डी। इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन जैसे कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से देखेंगे बाद में रोग कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेचुरल रेन वाटर हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ। जो रेन वाटर है, जो नेचुरल रेन वाटर है, उसकी पीएच कितनी होती है? तो उसकी पीएच होती है 5.6 या 5.5, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक, स्लाइट एसिडिक। ठीक है, एसिडिक। और नॉर्मल पीएच ये क्या होती है? न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल, न्यूट्रल। और ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। और लार की, सलाइवा की कितनी होती है? 6.9। ठीक है, और मिल्क की कितनी होती है? मिल्क की भी स्लाइटली एसिडिक, 6.4 या 5। ठीक है, 6.4 से 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस दैट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी विद इन द कोर ऑफ द सन इज, मतलब कि वह प्रक्रिया जहां ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है सूर्य के केंद्र में। सूर्य के केंद्र मतलब कि कौन सी प्रक्रिया चलती है, कौन सी प्रोसेस चलती है जिससे सन शाइन करता है? सनशाइन करता है, ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कि नाभिकीय संलयन। ये होता है नाभिकीय संलयन, मतलब कि नाभिकीय संलयन होता है। और इस पे इस प्रोसेस से कौन सा बॉम्ब बनता है, मतलब कौन सा बॉम्ब है इस प्रोसेस पे वर्क करता है? हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन पे एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो मानव में निम्नलिखित में से किस अंग से निर्मित होता है? किस अंग से निर्मित होता है? तो ये होता है स्टमक में, स्टमक में, स्टमक में निर्मित होता है। किससे? ऑक्जेंटिक सेल से। स्टमक के अंदर सेल्स होती हैं, कौन सी? ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। इनसे क्या होता है? HCl, जो कि किस में? डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो एंजाइम होते हैं दो स्टमक के अंदर जो निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस से, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन, इनका क्या करता है? इनको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटर का काम करता है, एक्टिवेट। ठीक, और ये करते क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, और ऑक्जेंटिक सेल से, और इसकी पीएच कितनी होती है? 1.3। और इसको रजिस्ट करने के लिए, इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए, मतलब एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए स्टमक में एक कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एपिथेलियल सेल होती है, जहां से क्या निकलता है? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस निकलता है, म्यूकस। वो क्या होता है? इसकी एसिडिटी को बैलेंस कर देता है। ठीक है, ओसियोफेगस, ये क्या है? फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप का काम क्या है? कुछ नहीं, केवल खाने को निकलना या बोलस को स्टमक तक पहुंचाना। बोलस को कहां तक पहुंचाएगा? स्टमक तक पहुंचा देगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन। जो वाटर, जो पानी का अवशोषण कहां पे होता है? आंत में होता है, बड़ी आंत में, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है?
ये कितनी बड़ी होती है? 6.5 मीटर, 6.25 मीटर। और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक, यहां पे होता है, और फाइनल डाइजेशन यहीं पे होता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट डज गोबर गैस कंटेन? गोबर गैस में क्या होता है? गोबर गैस में होता है, तो गोबर गैस में क्या होगा? मीथेन। गोबर गैस में क्या होगा? मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेनली होते हैं, बाकी और भी चीजें होती हैं। गोबर गैस एक क्या है? एक बिना ऑक्सीजन के होने वाली रिएक्शन है। और जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन जो है वो कहां पे? एलपीजी में पाई जाती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, और एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में स्मेलिंग एजेंट क्या है? स्मेल के लिए एजेंट कौन सा है? इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टेन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन क्या है? स्मेलिंग एजेंट है। एलपीजी में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? मिथाइल, इथाइल मरकैप्टन। और मिथाइल आइसोसाइनेट एक होता है, मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट ये क्या है? ये क्या है? ये है जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, भोपाल गैस, भोपाल गैस, तो उसमें लीक कौन सी हुई थी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और प्रोपेन किसमें पाई जाती है? इसी में। और लाइटर में, लाइटर जो होता है, लाइटर, लाइटर में कौन सी गैस होती है? एलपीजी, एलपीजी गैस होती है, एलपीजी। बट इसमें क्या होता नहीं है? इसमें स्मेलिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे ऑब्जर्व एज ए नेशनल साइंस डे? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? 28 फरवरी को जो रमन इफेक्ट है, जो डॉक्टर सीवी रमन है, सीवी रमन, इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन इफेक्ट की खोज। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि सिंगल कलर फार्मूला जो है वो ये है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और 8 मार्च क्या है? 8 मार्च क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन्स डे। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या है? एड्स डे। और 10 जनवरी क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी डे। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ठीक है, और 27 फरवरी क्या है? प्रोटीन डे, प्रोटीन डे। और 2 फरवरी क्या है? वेटलैंड डे, वेटलैंड डे। और क्या है? ठीक है, और भी बहुत से हैं। 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। ठीक है, और 4 नवंबर नेवी डे। और बहुत से डे हैं, चलो किसी दिन पढ़ेंगे डे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ सीजीएस मेजरमेंट यूनिट? मतलब कि जो सीजीएस प्रणाली की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है? सीजी की ये क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और एमकेएस में क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये हो जाएगा एमकेएस पद्धति। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू पेपर। तो वाटर नॉर्मली अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो इसमें अगर हम, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस इसमें 273 और जोड़ देंगे, 273 डिग्री केल्विन, क्योंकि 1 बराबर ये, तो कितना हो जाएगा, ये नहीं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, C/100 F माइनस 32/180 इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100। इससे कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये निकल आएगा यहां से, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा वाटर का, 373 डिग्री केल्विन। और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और फारेनहाइट में कितना होगा, 98.7 डिग्री फारेनहाइट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कितना लिखा जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो किसके लिए किया था, तो वो किया था परमाणु नाभिक के लिए। अल्फा कण का जो है गोल्ड फॉइल पर डाले गए थे, जिससे पता चला नाभिक के बारे में। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, ठीक है। और नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसके बारे में बताना है नीचे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिलेक्ट द, तो नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करने। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर है। तो ये गलत हो गया, एक सही। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो क्या होता है, केवल स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि इसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरली, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत है क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। सबसे छोटी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ, मतलब वोटर स्ट्रेंथ कहां पे है, सबसे कम। तो सबसे कम कहां पे है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में सबसे कम वोटर स्ट्रेंथ है। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां पे है, इंदिरा पॉइंट कहां पे है, अंडमान निकोबार में,
इंदिरा पॉइंट। और ये क्या है, एक आइलैंड है, आइलैंड है। सबसे जो अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है, एक अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक, सैडल पीक। ठीक है। और जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। और जो दादरा नागर हवेली और दमनदीप है, ये कहां पे होती हैं, ये अरब सागर के साइड हैं। ठीक है, यहां पे हैं, यहां पे। जैसे ये क्या है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। ठीक है। और ये क्या है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो ये कहां पे है, यहां पे है। तो ये दोनों एक में मिला दिए गए कब, 26 जनवरी 2020 को। और लद्दाख पहले स्टेट था, अब क्या है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। कब से है, ये है 31 अक्टूबर 2090 को। क्या हुआ था, जम्मू और लद्दाख अलग कर दिया गया। और जो लद्दाख है, लद्दाख में क्या है, 2 जिले हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। मतलब कि नॉर्थ से साउथ में हम लोगों को क्या है, ये नेशनल पार्क जो है वो दिए गए हैं, वो हमें नॉर्थ से साउथ में लगाने हैं। ठीक है। तो देखते हैं, इंद्रावती, इंद्रावती कहां पे है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक। नागरहोले कहां पे है, कर्नाटक में। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहां है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और जो माधव है, माधव कहां पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो अब देखिए, नॉर्थ से साउथ क्या है, सबसे ऊपर क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो जाएगा पहले। दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा कर्नाटक। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा एमपी, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक। तो आंसर देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, उत्तराखंड, मतलब 3 नंबर, 3 नंबर यही है, केवल इसी में है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब कर्नाटक में, कर्नाटक में और कौन से नेशनल पार्क हैं, बनरगट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले, कुद्रेमुखा और आंसी। ठीक है। बनरगट्टा, बहुत कठिन नाम है, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, नागरहोल, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और आंसी। इसे डांडेली आंसी भी कहते हैं, आंसी। ठीक है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका अब नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा। ठीक है, नेशनल पार्क। और जो माधव है वो एमपी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेशनल पार्क है। ठीक है। जैसे कि पन्ना, पेंच, कान्हा, माधव और फॉसिल्स नेशनल पार्क, तो बहुत से, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है। और जो है, जो नेशनल पार्क होते हैं ना, वो किस एक्ट के थ्रू बनते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1972।
कब का है? 1972, ठीक है। और एक था रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स है ना, कितनी है रामसर साइट है? 86, 85 है, 86 है। तो रामसर साइट्स कब हुई थी इनकी मीटिंग? रामसर जगह कहां पे है? ईरान में, ठीक है। ईरान में जगह है एक रामसर, वहां पे मीटिंग हुई थी। कब हुई थी और जब रामसर साइट कब बना था? 1971, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था कब? 1973 में, ठीक। 1971, 72, 73। और जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ये कब का है? 1986 का है, ठीक है। और देखते हैं, और टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे 29 जुलाई। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब है? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ये है 1975। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है। और एलिफेंट डे 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या है? इंटरनेशनल युवा दिवस, युवा दिवस। और नेशनल कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, जो कि विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी वन। भारतीय संघ को एकात्मक संघ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो कब किया जा सकता है? जो फेडरेशन है, सबसे पहले तो मतलब समझे फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। फेडरेशन का मतलब डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी का मतलब सिंगल पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल बॉडी में, इसका मतलब ये है। तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोगों की जो गवर्नमेंट है, वो क्या है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो मतलब कि क्वासी फेडरल है, ना फेडरेशन है ना यूनिटरी है। यूनिटरी और फेडरेशन कोई नहीं है, मतलब कि क्वासी फेडरल है। मतलब गवर्नमेंट कौन सी है? क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, ठीक है। जो फेडरेशन वर्ड है ना, फेडरेशन, जो फेडरेशन है ना यूनिटरी है, क्वासी फेडरल अपनी इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले टिक करते हैं, फिर बाद में देखेंगे और चीजें। कि फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी, ये कब हो जाती है? तो ये हो जाती है एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन, नहीं, बाय द 2/3 मेजोरिटी, द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पास द रेजोल्यूशन ऑफ दैट इफेक्ट, नहीं, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो जब नेशनल इमरजेंसी हम लोगों के कंट्री में लगेगी, तब क्या होगा? ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि पूरी जो पावर है, ये दोनों, ये जो स्टेट और लोकल बॉडी के, ये कहां चली जाएंगी? सेंट्रल में। मतलब कि यूनिटरी हो जाएगी, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 है, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसमें है? आर्टिकल 324 में। और आर्टिकल 326 में क्या है? आर्टिकल 326 में क्या है? आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज, ठीक है। और इसमें पहले क्या था कि थी 20 ईयर एज थी, वोटिंग एज, और अब कम करके कर दी गई थी 18 साल, 18 साल कर दी गई थी। कौन से अमेंडमेंट से? 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988-89, ठीक है। इस अमेंडमेंट से क्या कर दी गई थी? 20 से 18 साल एज कर दी गई थी, ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट है फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी वन, ये लिया कहां से गया है? कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा से, ठीक है। और इमरजेंसी के बारे में देखते हैं। इमरजेंसी के बारे में देखते हैं। कितने प्रकार की इमरजेंसी है? 3 प्रकार की। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट
या प्रेसिडेंट रूल भी इसे कहते हैं। और फिर है क्या 360, इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी किन कारणों से? 3 कारणों से लगती है। क्या? एक क्या है? आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेल, एक वॉर और एक एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, और जो ये वर्ड है ना, पहले ये था क्या वर्ड? इंटरनल डिस्टरबेंस। और ये वर्ड जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, आर्म रिबेलियन कब कर दिया गया? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ठीक है, और ये लगी है तीनों इमरजेंसी हम लोगों में लग चुकी हैं। वॉर कब हुई थी? 1971 पाकिस्तान वॉर, और जो ये इंटरनल डिस्टरबेंस के थ्रू 1975 में, और एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू 1962 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना। ठीक है, ये इंदिरा गांधी, ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक ऑफ, तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक किसकी सेक्रेड बुक है? ये है बुद्धिस्ट की। बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध मतलब कि जो इनलाइटन वन, जिसे मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे बुद्ध कहते हैं। और जो त्रिपिटक है वो कौन से हैं? एक अभिधम पिटक है और एक सुत्त पिटक है। तीन पिटक हैं। ठीक है, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और एक और पिटक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब जो स्कर्वी रोग है वो किसकी कमी से हो जाता है? तो वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी में क्या होता है? गम से क्या होगा? ब्लड आने लगेगा। ठीक, विटामिन सी का केमिकल नेम तो पता ही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी थियामिन, इससे क्या होगा? बेरी। और विटामिन ए रेटिनॉल, इससे क्या होगा? एक नाइट ब्लाइंडनेस। और एक जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, और विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। ये क्या होता है? हिंदी में नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी। और ये क्या है? आंखें सूखी। ठीक है, और विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन। रूबल किसकी है? रसिया की। और यूरो यूरोपियन कंट्री में काफी कंट्रियों की है। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि जो आरबीआई है, आरबीआई का रिजर्व में क्या होता है? आरबीआई रिजर्व में होता है 200 करोड़ का मिनिमम। उसमें क्या होता है? 115 करोड़ का क्या होता है? गोल्ड, 100 गोल्ड। और 85 करोड़ की वो क्या होती है? इंटरनेशनल करेंसी। तो उसमें क्या है? येन भी एक करेंसी इंटरनेशनल करेंसी में। तो येन होती है, रेमिन भी होती है,
और कौन सी होती है? येन, रेमनबी, यूरो, डॉलर, और डॉलर के बाद कौन सी होती है? पाउंड और एसडीआर या पेपर गोल्ड। स्पेशल ड्राइंग राइट मतलब कि पेपर गोल्ड, आईएमएफ की करेंसी है ये, पेपर गोल्ड। ठीक है, आईएमएफ करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? फर्स्ट एंड लास्ट क्या थे? इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, माउंटबेटन का ठीक हो गया। और लॉर्ड कैनिंग में क्या था? जो 1857 जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1875, वो किसके कौन था तब गवर्नर जनरल? तब था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और डलहौजी ने क्या? फर्स्ट ट्रेन चलाई थी, फर्स्ट ट्रेन 1853 में। कहां से? मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। ठीक है, और देखेंगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो इनमें से कौन सा है? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, वीनस जो है वो क्या करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। वीनस और यूरेनस दो ग्रह हैं जो क्या है? ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं, और बाकी वेस्ट टू ईस्ट की ओर। जुपिटर क्या है? जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, सैटर्न की सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या है? सैटेलाइट है, सैटेलाइट। ठीक, कितनी है? 82 है। और जो मार्स है ना, मार्स एंड जुपिटर, इनके बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक, मार्स और जुपिटर के बीच में। अर्थ है, अर्थ का जो है ट्विन सिस्टर कैसे कहते हैं? वो कहते हैं वीनस को, ट्विन सिस्टर, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ठीक, किसे कहते हैं? वीनस को। और जो मार्स है, मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट। और जो जुपिटर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से ईस्ट साइड, वेस्ट साइड में ये यहाँ पे हैं जो प्लेनेट, इन्हें कहते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल। और जो इस साइड है वो क्या है? गैसियस प्लेनेट है, गैसियस प्लेनेट। ठीक है, और अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिकॉग्नाइज द मेडिसिनल ट्रायो ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का जो मेडिसिनल ट्रायो कौन है? तो चरक, सुसूत्र और भरता। चरक, सुसूत्र एंड पतंजलि, ये है चरक, सुसूत्र और पतंजलि। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। और पतंजलि ने क्या लिखा था? कमेंट्री, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये किस पे थी? कमेंट्री किस पे थी? कमेंट्री थी अष्टाध्यायी किस पे?
जो फर्स्ट ग्रामर जो किसने लिखी थी? पाणिनि ने। पाणिनि फर्स्ट ग्रामर लिखी थी, उसके ऊपर कमेंट्री किसने लिखी थी? पतंजलि ने, अष्टाध्यायी। और बाणभट्ट पता है कौन है? बाणभट्ट है जो हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट। ठीक है, इसने क्या लिखी है? बाणभट्ट ने हर्षचरिता और कादंबरी, 2 बुक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं, अमोंग ऑफ द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ। दिए गए पोषक तत्वों में दूध एक खराब सोर्स है। मतलब दूध में क्या चीज नहीं पाई जाती? दूध में नहीं पाया जाता क्या? विटामिन सी। मिल्क में नहीं पाया जाता क्या? विटामिन सी नहीं पाया जाता। और क्या नहीं पाया जाता? आयरन नहीं पाया जाता। तभी मिल्क को क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड नहीं है। कंप्लीट फूड नहीं है क्योंकि क्या? विटामिन सी और आयरन तो होता नहीं है मिल्क में। और विटामिन सी जो है वो केवल ओनली प्लांट फूड से हम लोगों को मिलता है। प्लांट फूड से केवल क्या है? विटामिन सी। और सबसे ज्यादा लॉस किस विटामिन का होता है? सबसे ज्यादा लॉस होता है किसका? विटामिन सी का, क्योंकि ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, और विटामिन सी केवल प्लांट फूड। और विटामिन सी जो है वो क्यों है जरूरी? क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विटामिन सी। इसी वजह से आयरन भी नहीं है, विटामिन सी भी नहीं है। और जो मिल्क है, मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज। इसे क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। ठीक है, और लैक्टोज मिल्क से कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है,